नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुन। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शैली की बातें प्रेरणा सुन रही थी और प्रेरणा पर उसकी कही बातें असर भी कर रही थी और प्रेरणा को भी कहीं ना कहीं शैली का प्रतीक के साथ होना और उसे अपनी बातों से जलाना अच्छा नहीं लग रहा था। मगर वह शैली से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वह शांत बैठी थी और जल्दी से अपना खाना खत्म करके वहां से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे शैली और प्रतीक को साथ देख करके अच्छा नहीं लग रहा था और वह कुछ देर और वहां रह करके खुद और हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जल्द ही अपना खाना खत्म किया और वहां से जाने के लिए अपनी टेबल से खड़ी हो गई। जब रिया और प्रीति ने आज प्रेरणा को जल्दी ही खड़े होते हुए देखा, तब प्रीति ने प्रेरणा से कहा, मैम आपका इतना जल्दी पेट भर गया? आपने अभी थोड़ा सा ही तो खाया है। ये बात शैली ने भी सुन ली थी, इसलिए उसने अब अपने कान और अधिक प्रेरणा की टेबल पर लगा लिए थे। प्रेरणा ने प्रीति की बात का जवाब देते हुए कहा, अब मेरा और खाने का मन नहीं है प्रीति, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम और रिया आराम से खाना खाओ। और कह करके प्रेरणा अपना बिल पे करने चली गई। प्रेरणा की बात सुन करके शैली के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और फिर उसने खुद से मन में कहा, मतलब कि मेरा शक सही था, प्रेरणा प्रतीक से प्यार करती है, तभी मैडम को मुझे प्रतीक के साथ देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर शैली ने खुद से आगे कहा, मगर बेचारी गलत इंसान से प्यार कर बैठी है। शायद वह ये नहीं जानती कि जिस प्रतीक से वो प्यार करती है वह अब किसी और की भी नजर में है। बेचारी प्रेरणा जब पेमेंट करके वापस जा रही थी तब उसके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी और तभी प्रतीक की नजर भी प्रेरणा के मायूस चेहरे की ओर चली गई, मगर वह प्रेरणा के चेहरे की मायूसी के पीछे की वजह जान नहीं सका। वह अभी प्रेरणा की ओर देख ही रहा था कि तभी शैली ने प्रतीक को प्रेरणा की ओर देखते हुए देख लिया और फिर भी उसने जान करके प्रतीक से कहा, क्या देख रहे हैं आप? प्रतीक ने तब प्रेरणा की ओर से अपनी नजर हटा ली और वापस अपनी टेबल की ओर देखते हुए कहा, वो वैसे ही उधर ध्यान चला गया था। शैली ने तब मुस्कुरा करके कहा, कोई बात नहीं। और फिर शैली ने प्रतीक से आगे कहा, आपके लिए और कुछ मंगाऊं क्या प्रतीक जी? प्रतीक ने कहा, अभी नहीं। और कह करके प्रतीक खाना खाने लगा था। प्रीति और रिया ने भी प्रेरणा का उदास चेहरा देख लिया था और तब प्रीति ने पास बैठी रिया से कहा, मैडम जब हमारे साथ आई थी तब उनका मूड बिल्कुल अच्छा था, समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। मुझे लगता है कि उन्होंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। रिया ने तब कुछ सोचते हुए कहा, वजह सच में क्या है इसके लिए श्योर तो मैं नहीं हूँ, मगर कुछ तो बात है जो मैडम को हर्ट कर गई। प्रीति ने रिया की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा मैम बहुत अच्छी हैं, वो मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हैं, उनका मायूस चेहरा देख करके अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। रिया ने भी उदासी भरे स्वर में कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, शायद हम उनकी कुछ मदद कर पाते, मगर मैडम ने कुछ बताया ही नहीं। प्रेरणा वापस अपने ऑफिस रूम में पहुंच गई और उदास मन से अपने सिस्टम के सामने बैठ गई थी। जब उसके मन में उथल पुथल कुछ ज्यादा बढ़ गई थी तब उसने खुद को समझाते हुए कहा, प्रेरणा तुम यहाँ किस लिए आई हो ये तुम जानती हो ना, फिर क्यों अपने मन के बहाव में बही जा रही हो? खुद के विचारों पर नियंत्रण रखो प्रेरणा। तुम्हें शैली मैम की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वह भले तुम्हें सुना करके ही कुछ क्यों ना कहें, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेरणा ने खुद से आगे कहा, भले शैली मैम मुझे सुना करके कह रही थी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, फिर क्यों उनके कहे शब्द मुझे छेद रहे हैं? जबकि मेरा प्रतीक सर से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर चाहे प्रतीक सर शैली के साथ लंच करें या फिर किसी और के साथ।
प्रेरणा के मन में चल रही उथल पुथल अभी भी नहीं थम रही थी, इसलिए उसने खुद को समझाते हुए आगे कहा, प्रेरणा तुम ऐसी कभी नहीं थी, इस बहाव में मत बहो, खुद को रोको प्रेरणा, और ध्यान रखो कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। प्रेरणा ने किसी तरह अपने मन के हलचल को शांत किया और अपना फोकस सिस्टम पर लगा लिया। प्रेरणा जब अपने ख्यालों से निकल करके अपने काम में व्यस्त हो गई थी। कुछ समय बाद उसके ऑफिस का डोर ओपन हुआ और उसके कानों में आवाज आई, मे आई कम इन। प्रेरणा इस आवाज को अब अच्छी तरह से पहचानने लगी थी, इसलिए उसने अपने सिस्टम से ध्यान हटा करके गेट की ओर देखा और फिर कहा, सर आपको मुझसे परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रतीक ठहरा जिद्दी इंसान। उसने जैसे प्रेरणा के शब्दों की ओर ध्यान ही नहीं दिया था और इसलिए उसने फिर से प्रेरणा से कहा, मे आई कम इन। प्रेरणा भी अब समझ गई थी कि कोई मतलब नहीं होने वाला पत्थर पर सिर मारने का, इसलिए उसने प्रतीक से कहा, प्लीज कम इन। प्रतीक तब अंदर आ गया और उसने प्रेरणा की ओर फाइल बढ़ाते हुए कहा, ये फाइल अब कंप्लीट हो गई है, आप एक बार देख लीजिए। प्रेरणा ने कहा, आपने देख ली है ना? प्रतीक ने कहा, मैंने देख ली है, फिर भी आप भी एक बार देख लीजिए। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, जब आपने फाइल देख ली है तब फिर मुझे देखने की क्या जरूरत है, ठीक ही होगी। प्रतीक ने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे देखने ना देखने से कोई फर्क पड़ता है, इसलिए आप भी एक बार देख लीजिए और साइन कर दीजिए। प्रतीक की ये बात सुन करके प्रेरणा को अच्छा तो नहीं लगा था, मगर वह जानती थी कि प्रतीक से बहस करना बेकार है, इसलिए उसने प्रतीक से फाइल ली और उसके पन्नों को पलटते हुए साइन कर दिया। प्रतीक देख रहा था कि प्रेरणा ने ठीक से फाइल नहीं देखी और साइन कर दिया, इसलिए उसने तब प्रेरणा से कहा, एक बार आपको फाइल ठीक से देख तो लेनी चाहिए थी, हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हों। प्रेरणा ने तब प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास है सर। प्रतीक ने प्रेरणा की बात का जवाब देते हुए कहा, विश्वास अपनी जगह है मैडम, और जिम्मेदारी अपनी जगह है। प्रेरणा ने कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से मालूम है सर, और मैं उन्हें निभाना भी जानती हूं, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैंने फाइल देख ली है। प्रतीक ने तब फिर से प्रेरणा से आगे कुछ नहीं कहा और फिर वह फाइल लेकर के वहां से चला गया। प्रतीक के वहां से जाने के बाद प्रेरणा ने खुद से कहा, आप मुझे अभी तक समझे ही कहाँ हैं सर, उम्मीद करती हूँ कि कभी समझ पाएं। और फिर प्रेरणा वापस अपने सिस्टम पर काम करने लगी। ऑफिस से छुट्टी का समय होने वाला था, इसलिए प्रेरणा जाने से पहले शांति मैडम से मिलने के लिए गई ताकि आज के काम के बारे में वह उन्हें बता सके। प्रेरणा की रिपोर्ट देखने के बाद शांति मैडम ने प्रेरणा से कहा, देख करके पता लग रहा है कि यह किसी मैच्योर व्यक्ति का काम है। वेल डन प्रेरणा, मैं तुम्हारे काम से काफी प्रभावित हूँ। प्रेरणा ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू सो मच मैम। लेकिन अपनी माँ के मुंह से प्रेरणा की तारीफ सुन करके वहां बैठी शैली को अच्छा नहीं लगा, मगर वह अभी अपनी माँ की वजह से कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप सब सुनती रही। अभी तक तो कुछ ठीक भी था, लेकिन तभी शैली की माँ ने शैली से कहा, बेटा तुम्हें प्रेरणा से सीखना चाहिए, प्रेरणा बहुत ही काबिल लड़की है। ये बात शैली को चुभ गई थी। आखिर उसकी माँ ने बात ही कुछ ऐसी की थी जो शैली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर मजबूर शैली जवाब में कुछ भी कह नहीं सकी और माँ की बात उसने चुपचाप सुन ली थी। प्रेरणा अब शांति मैडम से मिल करके जा रही थी, तभी शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, मम्मा आप इसे सीधा समझने की भूल कर रही हैं, मगर ये उतनी सीधी है नहीं। प्रेरणा जब छुट्टी के समय घर जाने के लिए पार्किंग में आई थी, तब उसने देखा कि प्रतीक की नई चमचमाती हुई गाड़ी के पास प्रतीक के साथ शैली भी वहां खड़ी है और प्रतीक से मुस्कुराते हुए बात कर रही है। प्रेरणा उस समय वहां सुमित की गाड़ी के पास गई, क्योंकि उसे सुमित के साथ घर जाना था, मगर वह ये नहीं जानती थी कि प्रतीक की नई गाड़ी भी सुमित की गाड़ी के पास ही खड़ी होगी और शैली प्रतीक के साथ ही होगी। अगर वह जानती तो पार्किंग में तो वह बिल्कुल भी नहीं जाती, वह बाहर ही सुमित के आने का वेट कर लेती, मगर वह जब आ ही गई है तो वह यहाँ से जा नहीं सकती थी, इसलिए वह सुमित की गाड़ी के पास प्रतीक और शैली की ओर से मुंह मोड़ करके खड़ी हो गई थी और सुमित के वहां आने का इंतजार करने लगी थी। प्रेरणा प्रतीक और शैली की ओर से मुंह मोड़ करके खड़ी तो थी, मगर प्रेरणा को शैली और प्रतीक को साथ में देख करके अच्छा नहीं लग रहा था।
मगर वह कर भी क्या सकते थे, आखिर अभी उसका प्रतीक पर कोई अधिकार भी नहीं था। इसलिए वह चुपचाप वहां खड़ी थी और सुमित के जल्दी वहां आने का इंतजार कर रही थी। मगर शैली ने प्रेरणा को देख लिया था और प्रेरणा को यूं अपनी ओर से मुंह फेर करके खड़े हुए देख करके शैली के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जो कि बयां कर रही थी कि शैली को कितनी खुशी मिल रही थी। आखिर उसने जान करके ही तो प्रतीक की गाड़ी सुमित की गाड़ी के पास खड़ी कराई थी, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि प्रेरणा सुमित के साथ ही जाती है और इसलिए वह जान करके अभी प्रतीक के साथ वहां खड़ी थी ताकि वह प्रेरणा को जला सके और प्रेरणा के चेहरे की मायूसी उसे खुशी दे सके, जो कि शैली की मुस्कुराहट बयां भी कर रही थी। शैली को इतने पर भी शांति नहीं मिली। उसने तब कुछ सोचते हुए प्रेरणा को सुना करके प्रतीक से कहा, प्रतीक जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा गिफ्ट पसंद आया होगा। प्रतीक ने कहा, इसे आप छोटा सा गिफ्ट कह रही हैं मैडम? ये तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा गिफ्ट है और मैडम मुझे आपका यह गिफ्ट बहुत पसंद आया है। मुझे इतनी अच्छी कार गिफ्ट करने के लिए थैंक यू। शैली ने कहा, प्लीज मिस्टर प्रतीक, थैंक यू आप मत बोलिए, बल्कि थैंक यू तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। आखिर आपने मेरी गलती को माफ करके मुझसे ये गिफ्ट जो लिया है। प्रतीक ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है गलती से सीख लेना चाहिए और वो आपने ली भी है, इसलिए अब उस बात को याद करके खुद को हर्ट मत कीजिए। शैली ने तभी प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आप बहुत बहुत अच्छे हैं प्रतीक जी। शैली और प्रतीक की बातें सुन करके प्रेरणा का मन कर रहा था कि वह अभी वहां से चली जाए, क्यों उसके अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन तभी सुमित उसे वहां आता हुआ दिखा और तब उसने कुछ और चैन की सांस ली। सुमित जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, शैली ने उसे देख लिया था, इसलिए उसके दिमाग में कुछ और खुरापात सूझी और इसलिए उसने तब सुमित से कहा, सुमित जी जरा देख करके तो बताइए कि प्रतीक जी की गाड़ी कैसी है। प्रेरणा नहीं चाहती थी कि सुमित अब शैली और प्रतीक के पास जाए, मगर उसकी ये बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि सुमित ने अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ा दिए थे। सुमित जब प्रतीक और शैली के पास पहुंचा, उसने प्रतीक की गाड़ी की ओर देखते हुए कहा, प्रतीक आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, नई गाड़ी के लिए शुभकामनाएं। प्रतीक ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू भैया। शैली ने तब सुमित से कहा, प्रतीक जी के साथ साथ आपको भी ये गाड़ी अच्छी लगी। और फिर शैली ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, प्रेरणा को सुना करके, मगर मुझे लगता है कि मिस प्रेरणा को शायद गाड़ी अच्छी नहीं लगी, तभी वो इस ओर से मुंह मोड़ करके खड़ी हैं। प्रेरणा सब समझ रही थी कि शैली क्या बोल रही है और तभी सुमित ने प्रेरणा के बचाव में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बात सच हो सकती है। शैली ने कहा, तब फिर क्या बात है? मिस प्रेरणा हमारी ओर से मुंह मोड़ करके क्यों खड़ी हैं? शैली की बात प्रेरणा ने सुन ली थी, इसलिए सुमित प्रेरणा के बचाव में कुछ और कहता उससे पहले प्रेरणा ही खुद वहां चली गई और उसने शैली से कहा, मैम सर की गाड़ी बहुत अच्छी है और सर को गाड़ी मिली है उस बात की खुशी भी है। प्रेरणा ने तो बस शैली की बात का जवाब ही दिया था, मगर शैली को उसकी कही बातें चुभ गई थी, इसलिए वह चुप नहीं रह सकी और फिर उसने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, जब बात ये थी कि तब फिर आप हमारी ओर से मुंह मोड़ करके क्यों खड़ी थी? प्रेरणा ने शैली की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं आप लोगों की ओर चेहरा करके खड़ी होती और आप दोनों को घूर रही होती तब बताइए आपको अच्छा लगता? प्रेरणा ने अपनी ही बात का जवाब देते हुए कहा, शायद आपको अच्छा नहीं लगता मैं। और फिर सुमित ने तब शैली से कहा, मैडम अब इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। और फिर सुमित ने प्रेरणा से कहा, चलो प्रेरणा अब चलते हैं हम। प्रेरणा ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी सुमित ने मुस्कुरा करके प्रतीक से कहा, फिर गाड़ी की पार्टी कब दे रहे हो मिस्टर प्रतीक? प्रतीक ने कहा, अभी तो नहीं भैया, लेकिन सैलरी आने के बाद। सुमित ने मुस्कुरा करके कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। सुमित ने प्रतीक से आगे कहा, फिर मिलते हैं घर पर प्रतीक। प्रतीक ने कहा, ओके भैया। और फिर सुमित और प्रेरणा वहां से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। प्रेरणा और सुमित के वहां से जाने के बाद शैली ने प्रतीक से कहा, मिस्टर प्रतीक, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं
आपको एडवांस में सैलरी दिलवा सकती हूँ। प्रतीक ने शैली की ओर देखते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। और फिर प्रतीक ने शैली से आगे कहा, अब इजाजत दीजिए मैम। शैली ने कहा, ओके मिस्टर प्रतीक, फिर कल मिलते हैं ऑफिस में। और फिर प्रतीक अपनी गाड़ी का गेट खोल करके अंदर गाड़ी में बैठ गया। शैली ने तब प्रतीक से बाय कहा और फिर वह भी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। इधर अमित प्रिंस के घर में ही रहता था और फिर दोनों की उम्र में बहुत अधिक अंतर भी नहीं था, इसलिए प्रिंस और अमित की अब अच्छी से बनने लगी थी। शाम का समय था। अमित और प्रिंस दोनों छत पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्रिंस ने अमित की ओर देखते हुए कहा, अमित तुम्हें हमारे घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अमित ने प्रिंस की ओर देखते हुए कहा, परेशानी कैसी भैया, इतनी अच्छी जगह तो हम पहले कभी नहीं रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ प्रतीक भैया का, उन्होंने मुझे और मेरी माँ के रहने के लिए इतना अच्छा कमरा दिया। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्रिंस ने अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है अमित, आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। और हाँ, तुमने मुझसे ये बात तो कह दी है, मगर प्रतीक भैया के सामने मत कहना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और हो सकता है वो तुम पर गुस्सा भी करें, और तुम तो उनका गुस्सा जानते ही होगे। गुस्से वाली बात सुन करके अमित को हॉस्पिटल वाली घटना याद आ गई, जब प्रतीक ने उन लड़कों की पिटाई की थी। अमित ने तभी सोचते हुए प्रिंस से कहा, जानता हूँ कि प्रतीक भैया को कैसा गुस्सा आता है, मेरी क्या मजाल है जो मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊं। प्रिंस ने मुस्कुरा करके कहा, तब फिर एहसान वाली बात प्रतीक भैया के सामने मत करना। अमित सीधा लड़का था, वह प्रिंस की कही बातों को कुछ सीरियस ही ले लिया था, इसलिए उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। और जब प्रिंस ने अमित के चेहरे के बदले भाव देखे, तब उसने अमित की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। प्रतीक भैया उन गुंडों पर ही इतना गुस्सा कर सकते हैं, तो तुम पर उन लड़कों की तरह थोड़े ही गुस्सा करेंगे। हाँ, मगर वो तुम्हारी एहसान वाली बात का बुरा जरूर मान सकते हैं। अमित ने कहा, जानता हूँ, मगर इस बात को भुलाया भी तो नहीं जा सकता है कि प्रतीक भैया ने जो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए किया है, वह हर कोई किसी मजबूर इंसान के लिए नहीं करता। और मैं अगर प्रतीक भैया का यह उपकार भूल जाऊं तो यह भी अच्छी बात नहीं है ना भैया। प्रिंस ने तब अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो अमित, मगर ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर प्रिंस ने अमित से आगे कहा, अच्छा और बताओ, 12वीं के बाद क्या करना चाहते हो? अमित ने कहा, भैया पहले तो सोच रहा हूँ कि इस बार अच्छे नंबर ला सकूं, ताकि छात्रवृत्ति के आधार पर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। प्रिंस ने अमित की ओर देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम जरूर अच्छे नंबरों से पास भी होगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा। प्रिंस का मिजाज अमित से अलग था, वह खुले मिजाज का लड़का था और इसलिए उसने अमित से आगे कहा, अमित वैसे तुम ऐसे लगते तो नहीं हो, मगर मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ। अमित ने तब प्रिंस की ओर देखते हुए कहा, फिर पूछो ना भैया, क्या पूछना चाहते हो आप? प्रिंस ने कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना अमित? अमित ने हैरानी से कहा, भैया ये आप क्या पूछ रहे हैं और यह कैसा सवाल है? प्रिंस ने कहा, तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने ना जाने तुमसे क्या पूछ लिया है। और फिर प्रिंस ने आगे कहा, सच बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अमित ने कहा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भैया कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं। प्रिंस, अरे कभी तो किसी लड़की को देख करके तुम्हारा दिल धड़का ही होगा। अमित ने कहा, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। प्रिंस ने कहा, फिर कैसा दिल है यार तुम्हारा? प्रिंस ने आगे कहा, अभी तक तो ना सही, मगर मुझे लगता है कि कभी तो तुम्हारा दिल भी जरूर और हाँ, अगर ऐसा होता है तो अपने प्रिंस भैया को बताना जरूर। अमित प्रिंस की बात का कोई जवाब देता उससे पहले उसके पास कहीं से फोन आ गया। अमित ने तब फोन पर बात की और जब फोन कट कर दिया तब अमित ने प्रिंस से कहा, भैया अभी कुछ काम से जाना है, क्या मैं जाऊं? प्रिंस ने कहा, तुम तो कुछ ज्यादा ही मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो। और फिर प्रिंस ने आगे अमित से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है जाओ। और तब अमित वहां से चला गया। सुमित के घर पर प्रेरणा, सुमित और संध्या तीनों डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी सुमित ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि प्रतीक ना सही, हम ही प्रतीक की गाड़ी की खुशी में उसे डिनर पर बुला लेते हैं।
संध्या ने हैरानी के साथ कहा, क्या प्रतीक ने गाड़ी खरीद ली है? प्रेरणा ने तब सारी बातें संध्या को बता दी। प्रेरणा की बात सुनने के बाद संध्या ने कहा, मानना पड़ेगा प्रतीक में कुछ तो खास बात है। उसने एक बार में उस अकड़ू मैडम की अकल ठिकाने ला दी। और फिर संध्या ने सुमित की ओर देखते हुए आगे कहा, आज पनीर की सब्जी भी मैंने बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। प्रतीक को बुला ही लाओ आप, वो भी हमारे साथ ही डिनर कर लेंगे। सुमित ने उदासी भरे स्वर में कहा, मगर मुश्किल है, वो आएगा नहीं। संध्या ने तब अपनी जगह से खड़ी होकर के कहा, मैं भी देखती हूँ कि वह कैसे नहीं आते, मैं बुला करके लाती हूँ। सुमित ने संध्या की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो। संध्या ने फिर प्रेरणा से कहा, प्रेरणा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। और फिर संध्या वहां से चली गई। प्रतीक बेड पर लेटा हुआ था और अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। तभी उसकी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुन करके प्रतीक ने सोचा कि सुमित होगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया और फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। प्रतीक ने जब दरवाजा खोला और सामने संध्या को देख करके वह हैरान हो गया था, मगर उसने फिर अपनी हैरानी को दूर करते हुए तुरंत संध्या से कहा, नमस्ते भाभी। संध्या ने कहा, नमस्ते। और फिर संध्या ने प्रतीक से आगे कहा, आपके भैया बता रहे हैं कि आपको कंपनी से गाड़ी मिली है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको गाड़ी के लिए कांग्रेचुलेसन बोलना चाहिए। प्रतीक ने कहा, थैंक यू भाभी। संध्या ने कहा, मुझे लगता है कि केवल कांग्रेचुलेसन से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको हमारे घर चल करके डिनर भी करना होगा और आपके भैया भी यही चाहते हैं। प्रतीक ने कहा, भाभी आप खाम खा ही परेशान होंगी, मैं यहीं डिनर कर लूँगा। संध्या ने कहा, पता है आपके भैया ने मुझसे कहा है कि आप उनके कहने पर डिनर पर हमारे घर नहीं आओगे। तब मैंने उनसे विश्वास के साथ कहा कि मैं बुला करके लाती हूँ। आप ही बताइए कि अब अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरी उनके सामने क्या बात रह जाएगी। संध्या ने उदासी भरे स्वर में कहा था। संध्या ने अपनी इमोशनल बातों से प्रतीक को मजबूर कर दिया था, इसलिए तब प्रतीक ने संध्या से कहा, पता है भाभी, आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी, वो भी मुझे यूं ही इमोशनल करके बात मनवा ही लेती हैं। संध्या ने तब मुस्कुरा करके कहा, मतलब कि आप हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। प्रतीक ने तब हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब आपने आने पर मजबूर जो कर दिया है। संध्या ने कहा, थैंक यू। प्रतीक बोला, बल्कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए भाभी, आखिर आपने मुझे खाने पर इनवाइट जो किया है। संध्या ने कहा, तब थैंक यू बोल देना, मगर अभी नहीं, खाना खाने के बाद। और कहते हुए संध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और संध्या को मुस्कुराता देख करके प्रतीक भी अब मुस्कुराने लगा था। और फिर संध्या ने प्रतीक से आगे कहा, मैं चल करके खाना लगाती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। प्रतीक ने कहा, जी भाभी। और फिर संध्या वहां से अपने घर की ओर चली गई और प्रतीक दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। अमित ने एक कैफे के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की और कैफे के अंदर चला गया। अमित कैफे के अंदर जा करके कैफे के मालिक के पास गया और उसने कैफे के मालिक से कहा, गुड इवनिंग सर। अमित को देख करके कैफे के मालिक ने उससे कहा, तुम्हें पता है अमित कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अमित ने सकचाते हुए कहा, पता नहीं सर। कैफे के मालिक ने कहा, मुझे वैसे फुल टाइम जॉब करने वाले लड़के की जरूरत थी अमित, और इसलिए जब तुम सुबह आए थे तब मैंने तुमसे मना कर दिया था, मगर तुम्हारे जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि तुम फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त चाहिए और मैं तुम्हारी मजबूरी समझ भी सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ही दे देनी चाहिए। सुन करके अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने कैफे के मालिक तरुण से कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तरुण ने कहा, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है अमित, तुम एक अच्छे लड़के हो और भविष्य में कुछ बनने की चाह रखते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये जॉब दी है, तुम कल से जॉब पर आ सकते हो। अमित ने कहा, जी सर। और फिर अमित ने तरुण को गुड नाइट कहा और फिर वह वहां से जाने ही लगा था कि तभी तरुण ने अमित से कहा, अपनी सैलरी नहीं पूछोगे अमित? अमित ने कहा, जब आपने मुझे समझा है सर, मैं भी आपको समझने लगा हूं। मैं जानता हूं कि आप जो भी देंगे मेरी योग्यता के आधार पर ही देंगे, इसलिए मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। तरुण ने कहा, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे तरुण,
प्रतीक के घर से इतना तो अमित की माँ को मिल जाता था कि दोनों माँ बेटे का गुजारा चल जाता था, मगर कुछ बचत ठीक से नहीं हो पा रही थी। इसलिए अमित अपनी माँ की मदद करना चाहता था और इसलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करने की सोची थी ताकि उसके घर में कुछ पैसे जमा हो सके। मगर उसने अपनी जॉब के बारे में अपनी माँ को अभी तक बताया नहीं था, क्योंकि वह जानता था उसकी माँ उसे जॉब के लिए मना करेंगे। लेकिन अमित से अपने घर की स्थिति छिपी नहीं थी, इसलिए उसने स्वयं ही यह निर्णय ले लिया था। संध्या जब अपने घर पहुंची, सुमित ने संध्या को देख करके उससे पूछा, क्या कहा प्रतीक ने? संध्या ने कहा, आपको क्या कहा होगा प्रतीक ने? सुमित ने संध्या की ओर देखते हुए कहा, जितना मैं प्रतीक को समझ पाया हूं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि प्रतीक का आना मुश्किल ही है। तभी प्रेरणा ने कहा, प्रतीक सर आ रहे हैं जीजू। प्रेरणा की बात सुन करके सुमित ने हैरानी से कहा, तुम तो यहीं थे, फिर तुम इतने श्योर कैसे कह सकती हो कि प्रतीक यहाँ आ रहे हैं? तभी संध्या ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि आप नहीं बल्कि प्रेरणा प्रतीक को अच्छी तरह से समझती है। तभी सुमित ने कहा, प्रतीक को समझना भी बड़ा मुश्किल है। प्रेरणा ने तभी सुमित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं जीजू, इतना भी मुश्किल नहीं है। वो बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और हैं, बस यही उन्हें समझने में भूल हो जाती है। बल्कि सच तो ये है कि जितना बाहर से प्रतीक सर खुद को कठोर दिखाते हैं, वो अंदर से उतने ही उदार हृदय हैं। तभी प्रतीक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रतीक की आवाज सुन करके प्रेरणा चुप हो गई और फिर सुमित ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, आ जाओ प्रतीक। और तब प्रतीक अंदर चला आया। प्रतीक को देख करके सुमित प्रतीक से कहा, अभी तुम्हारी ही तारीफ हो रही थी। प्रतीक ने हैरानी भरे स्वर में कहा, मेरी तारीफ? मेरी तारीफ कौन कर रहा है भला? प्रेरणा ने तभी संध्या की ओर इशारे से सुमित को प्रतीक से कुछ न कहने को कहा, मगर संध्या सुमित से कुछ कह पाती उससे पहले ही सुमित ने प्रतीक से कहा, प्रेरणा अभी तुम्हारी काफी तारीफ कर रही थी। जब सुमित ने प्रतीक से कहा कि प्रेरणा उसकी तारीफ कर रही थी, सुन करके प्रतीक को हैरानी हुई। इसलिए उसने तब सुमित से कहा, भला मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो कोई मेरी तारीफ करेगा? प्रेरणा प्रतीक के सामने कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी और संध्या प्रेरणा का चेहरा देख करके उसकी स्थिति समझ रही थी। इसलिए संध्या ने तब प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, हो सकता है कि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो सामने वाला देख पा रहा है, इसलिए आपको अपनी खूबियां नजर नहीं आ रही हैं। प्रतीक अभी खड़ा ही था कि तभी सुमित ने प्रतीक से कहा, खड़े क्यों हो, बैठो प्रतीक। प्रतीक तब चेयर पर बैठ गया और फिर उसने संध्या से कहा, भाभी कितने ही लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी नाक पर गुस्सा रखा रहता है, मुझे गुस्सैल बोलते हैं लोग, मुझे भी खुद में कमियां ही नजर आती हैं और आप कह रही हैं कि मुझ में खूबियां हैं। संध्या ने कहा, हाँ ये तो सच है कि आपको गुस्सा आता है जल्दी, यही कमी मान सकती हूँ, बाकी तो बहुत सारी खूबियां हैं आप में। संध्या ने प्रतीक से आगे कहा, वैसे आप चाहें तो अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं, कोशिश कीजिए, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। प्रतीक ने कहा, भाभी मुझे गुस्सा आता जरूर है, मगर मेरा मुझ पर नियंत्रण रहता है, मुझे पता है कि मेरी क्या लिमिट है। संध्या ने कहा, अच्छी बात है, मगर कोशिश करो इस गुस्से को खुद से दूर कर सको। और फिर संध्या ने प्रतीक से कहा, वैसे इतने गुस्से वाले आप बचपन से हो? प्रेरणा चुपचाप बैठी संध्या और प्रतीक की बातें सुन रही थी और सबसे नजरें बचा करके प्रतीक के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रतीक ने संध्या से कहा, वक्त और हालात ने गुस्सैल बना दिया, वरना मैं ऐसा नहीं था। सुमित ने कहा, मगर खुद को बदला भी तो जा सकता है प्रतीक। सुमित ने प्रतीक से आगे कहा, माना कि कुछ परिस्थितियां ने तुम्हें गुस्सा करना सिखा दिया, मगर कुछ परिस्थितियां उस गलत आदत को बदल भी सकती हैं। अपने आसपास देखो, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें गुस्से वाली बुरी आदत से किसी अच्छी आदत की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता होगा। प्रतीक ने कहा, भैया एक बार ठोकर खा करके इंसान को संभल जाना ही चाहिए, बार बार गिरने से अच्छा है रास्ता देख करके चलो, तो ठोकर लगने का डर नहीं रहता है। प्रतीक ने यह बात खुद को समझाने के लिए कही थी, क्योंकि
प्रतीक जब से पहली बार से प्रेरणा से मिला था तब से ही वह उसके प्रति अपने आकर्षण को रोक नहीं पा रहा था। वह जब से प्रेरणा को देखता उसका दिल उसे प्रेरणा की ओर आकर्षित करता, मगर प्रतीक को उसका अतीत प्रेरणा की ओर बढ़ने से उसे रोक देता और प्रतीक तब जान करके प्रेरणा के साथ रूखा व्यवहार करता ताकि कुछ भी ऐसा घटित ना हो जो प्रतीक के दिल में प्रेरणा के लिए फीलिंग बढ़ा दे। सुमित को दुनियादारी की समझ थी, इसलिए प्रतीक ने शब्दों की गहराई को वह समझ गया था और इसलिए उसने तब प्रतीक से कहा, मतलब कि तुम जिंदगी के सफर में ठोकर खा चुके हो। प्रेरणा अब खुद को रोक नहीं सकी और उसने तब कहा, मगर कभी कभी हम ही उस गलत रास्ते को चुन लेते हैं जहां ठोकर लगना निश्चित ही है। फिर चाहे हम कितना भी देख करके चलें, अगर पहले से ही सही रास्ता हम चुनेंगे तो वहां ठोकर नहीं लगेगी और वह रास्ता आपको आपकी मंजिल तक भी ले जाएगी। प्रतीक ने कहा, इन बातों को वही कर सकता है जिसने ठोकर ना खाई हो। एक बार ठोकर खाने के बाद किसी भी राह पर चलने पर भी खतरे का डर बना रहता है। प्रेरणा, मगर आपने खुद के गलत चुनाव की वजह से हम सभी रास्तों को ही बुरा समझेंगे तो एक ही जगह खुद को खड़ा हुआ पाएंगे। ये जीवन के रास्ते हैं, यहाँ अगर राह कठिनाई से भरी है तो कोई सीधा व सरल भी है। कोई राह आपको आपकी मंजिल से गुमराह करती है तो कोई आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाती है। राह स्वयं हम ही गलत चुने और दोष हम रास्ते को बताएं, यह तो उचित बात नहीं है। प्रेरणा की बात सुमित और संध्या को काफी अच्छी लगी, इसलिए दोनों खुश होकर के तालियां बजाने लगे। मगर वहीं बैठे प्रतीक को प्रेरणा की बातें अच्छी नहीं लगी और उसने तब अपना स्वर बदलते हुए प्रेरणा से कहा, दूसरों को समझाना बहुत आसान है, मगर तकलीफ वही जानता है जिसने सहा है। प्रतीक के शब्दों से अब वहां का माहौल कुछ बदल गया था और इसलिए सुमित और संध्या के चेहरे की मुस्कान भी अब जाती रही और प्रतीक की बात सुन करके सुमित भी समझ गया था कि प्रतीक चोट खाया हुआ इंसान है जिसका जख्म भरने में अभी समय लगेगा। इसलिए उसने वहां का माहौल बदलने के लिए कहा, बहुत हो गई बातें, अच्छा भला खाना ठंडा हुआ जा रहा है, चलो डिनर शुरू करते हैं। संध्या भी स्थिति की गंभीरता को समझ रही थी और इसलिए उसने तब सुमित को साथ देते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। और फिर संध्या ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया और फिर बाकी सभी भी खाना सर्व करने लगे। खाना सर्व करने के बाद सभी खाना खाने लगे थे। सब अभी खाना खा ही रहे थे मगर प्रतीक कुछ ही देर बाद रुक गया था। प्रतीक की प्लेट खाली देख करके सुमित ने प्रतीक से कहा, और लो प्रतीक, तुम्हारी प्लेट तो खाली है। प्रतीक ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, बस भैया, अब और भूख नहीं है। सुमित को लगा कि प्रतीक बुरा मान गया है, इसलिए उसने प्रतीक से कहा, अगर तुम्हें यहाँ किसी की बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तभी प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए सुमित की ओर देख करके कहा, जीजू आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी ही है। मुझे शायद प्रतीक सर से ये सब नहीं कहना चाहिए था। और तब प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए आगे कहा, सॉरी सर, अगर आपको मेरी बातों ने हर्ट किया है तो, मगर सच में मेरा मतलब आपको बिल्कुल भी हर्ट करने का नहीं था। मुझे अगर पता होता कि आपको मेरी कही बातें हर्ट करेंगी तो मैं वो सब नहीं कहती। आपको हर्ट किया है उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। प्रतीक प्रेरणा की बात का जवाब तो नहीं देना चाहता था मगर सबके सामने टाल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने मजबूरी में ही सही प्रेरणा की बात का जवाब देते हुए कहा, आपको सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। और फिर प्रतीक ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, भैया आप लोग खाइए, तब तक मैं बैठा हूँ यहाँ। संध्या ने तब प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, प्रतीक अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा हो तो आप बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ और बनवा देती हूँ। प्रतीक ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाभी जी, क्योंकि खाना सच में ही बहुत अच्छा बना है, बस मेरा मन नहीं है और खाने का, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ आप सभी मेरी वजह से परेशान मत होइए और खाना खाइए। और कह करके तब प्रतीक टाइम पास के लिए अपना फ़ोन चलाने लगा और फिर बाकी सभी खाना खाने लगे। जब सबका खाना हो गया तब प्रतीक ने जा करके हाथ धुले और फिर उसने सुमित के पास आकर के कहा, भैया अब मैं चलना चाहूँगा। सुमित प्रतीक के मूड को समझ गया था, इसलिए उसने प्रतीक को रोका नहीं और तब प्रतीक सुमित को गुड नाइट बोल करके वहाँ से चला गया।
जब प्रेरणा और संध्या वहां आई जहां सुमित था और संध्या ने प्रतीक को वहां ना देख करके सुमित से पूछा, प्रतीक कहाँ है, चले गए क्या वो? सुमित ने कहा, हाँ ओ। सुमित ने आगे सोचते हुए कहा, प्रतीक को देख करके लग रहा था जैसे कि वो अपने अंदर के किसी तूफान से लड़ रहे हैं। कुछ तो है उनके अतीत में जो आज तक उनसे जुड़ा हुआ है। संध्या ने कहा, लगता तो कुछ ऐसा ही है, शायद अतीत में बहुत कुछ सहा है प्रतीक ने जो उनके आज पर भी असर कर रहा है। प्रेरणा वहां चुपचाप खड़ी सुमित और संध्या की बातें सुन रहे थे, मगर उसने अभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे भी प्रतीक के बारे में बुरा लग रहा था। वह समझ पा रही थी कि प्रतीक हमेशा से ऐसा नहीं था, बस परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया था। प्रेरणा जब संध्या के घर से वापस जा रही थी तब उसकी नजर अपने आप प्रतीक के घर के बंद दरवाजे की ओर चली गई और उसका मन गहरी उदासी से भर गया। अब उसके दिल में प्रतीक के लिए हमदर्दी थे और वह प्रतीक के अतीत के बारे में जान करके उसके गम को बांटना चाहते थे, मगर ऐसा कर पाना अभी उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उदास मन से वह वहां से चली गई। प्रेरणा देर तक अपने बेड पर लेटी हुई प्रतीक के बारे में सोचती रही और फिर सो गई। अमित लेटा हुआ था इधर और सोच रहा था अपनी माँ को जाब के बारे में भी बताए या नहीं, और अगर बताए भी तो कैसे। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर कुछ देर सोचने के बाद हिम्मत करके अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ आपसे कुछ बात करनी है। अमित की माँ उससे कुछ दूर दूसरे बेड पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रहे थे। अमित की आवाज़ सुन करके उन्होंने अमित से कहा, क्या बात है, बोलो। अमित ने हिम्मत करके कहा, माँ मैंने एक टाइम पास जॉब कर ली है। अमित की माँ ने यह सुन करके हैरानी से कहा, जॉब कर ली है, मगर फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा बेटा, कभी सोचा है तुमने? अमित ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मेरी जॉब से मेरी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनीता जी ने कहा, भले कमी ना आए, मगर तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ काम करने की क्या जरूरत है? अभी मन लगा करके पढ़ो, जॉब के लिए तो उम्र पड़ी है, जब पढ़ लिख जाओगे तब खूब जॉब करना, मगर अभी जॉब की क्या जरूरत है अमित बेटा? अमित ने कहा, मुझसे घर की हालत छिपी नहीं है माँ, मुझे सब पता है, इसलिए प्लीज माँ मुझे जॉब करने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी पढ़ाई में जॉब की वजह से कोई कमी नहीं आएगी। अनीता ने कहा, जानती हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी, मगर तुम्हें मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी ना। अमित ने कहा, तब करके ही कुंदन बनता है, इसलिए मुझे मेहनत करने से मत रोकिए माँ, ये मेहनत ही एक दिन मेरी पहचान के रूप में कुंदन की चमक की भांति ही होगी। अनीता ने कहा, अच्छी बात है, कोई अधिक मेहनत का काम तो नहीं है ना। और तब अमित ने अपनी माँ को बता दिया कि उसे कहाँ और क्या काम मिला है। और तब अनीता ने अमित से कहा, वहां भी खाने को तो मिलेगा ना? अमित ने कहा, हाँ माँ। अनीता ने कहा, जब अधिक काम करेंगे तो अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना। अमित ने कहा, जी माँ। आखिर में अमित ने अपनी माँ को मना ही लिया और उसकी माँ ने उसे पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन दे ही दी। अगले दिन प्रेरणा ऑफिस जाने के लिए बाहर खड़ी सुमित के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां से प्रतीक अपनी गाड़ी लेकर के निकला। प्रेरणा उम्मीद भरी नजरों से प्रतीक की गाड़ी की ओर देख रही थी और उसने निश्चय कर लिया था कि अगर प्रतीक उससे अपनी गाड़ी में चलने को कहेगा तो वह उसके साथ चली जाएगी। मगर प्रतीक ने प्रेरणा के पास से गाड़ी तो निकाली, मगर अफसोस प्रतीक ने प्रेरणा से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहना तो दूर, उसने प्रेरणा की ओर ठीक से देखा तक नहीं। वह प्रेरणा को इग्नोर करता हुआ वहां से अपनी गाड़ी लेकर के चला गया और प्रेरणा उदासी भरी नजरों से उसे जाता हुआ देखती रही। प्रेरणा ने प्रतीक की गाड़ी को जाता हुआ देख करके खुद से मन में कहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रतीक सर, जो मैं आपकी नजरों में इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे बात तक करना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं नहीं जानती कि आपके अतीत में क्या हुआ है, मगर मन तो आपके साथ कुछ नहीं किया है, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार? और सोचते हुए प्रेरणा की आंखें भर आई थी और तब उसने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया और खुद से कहा, प्रतीक सर, आपने मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार किया है, इसलिए मेरी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन फिर भी आप पर अभी गुस्सा नहीं आ रहा है।
पता नहीं आपसे कौन सा अनजान सा रिश्ता जुड़ता जा रहा है। प्रेरणा अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी सुमित गाड़ी लेकर के वहां आ गया था। जब प्रेरणा ने सुमित की गाड़ी देखी तब वह अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और फिर वह सुमित के साथ उसकी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गई। जब प्रेरणा ऑफिस पहुंची और उसने वहां पहुंच करके जो देखा उसे वह देख करके अच्छा नहीं लगा। क्यों वहां कोई नहीं बल्कि शैली मुस्कुराते हुए प्रतीक से बात कर रही थी और हल्की सी मुस्कान प्रतीक के चेहरे पर भी थी और यही बात प्रेरणा को अच्छी नहीं लग रही थी। वह सोच रही थी कि प्रतीक उस लड़की से मुस्कुरा करके बात कर सकता है जिसने उसकी बेइज्जती की थी। तब उसने तो प्रतीक के साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, फिर भी उसके लिए क्यों प्रतीक के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है? क्यों वह उसके साथ अक्सर रूडली ही पेश आता है? प्रेरणा अभी प्रतीक से कुछ शिकायत भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उदास मन से वह वहां से चली गई। प्रेरणा अपने सिस्टम पर बैठी कुछ काम कर ही रही थी कि तभी प्रतीक ने गेट खोलते हुए कहा, "मे आई कम इन मैडम?" प्रेरणा ने जब प्रतीक की आवाज सुनी तब उसने प्रतीक की ओर देखा और फिर उससे कहा, "प्लीज कम इन।" और तब प्रतीक अंदर आ गया। तब प्रेरणा ने प्रतीक से आगे कहा, "सर, आपको अंदर आने के लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना मेरी परमिशन के भी अंदर आ सकते हैं।" प्रतीक ने कहा, "आप ये कह करके मत जताने की कोशिश कीजिए कि आपकी और मेरी एक ही जगह इस कंपनी में है। आप यहाँ मेरी सीनियर हैं और मैं आपका जूनियर हूँ और यही सच्चाई है।" प्रेरणा ने फिर कुछ नहीं कहा और वह कहती भी क्या? आखिर वह जानती जो थी कि प्रतीक से बहस करने से कोई लाभ नहीं है। आखिर में वह करेगा वही जो उसके मन में आएगा। इसलिए वह इस बार खामोश ही रही और इसलिए प्रतीक ने खुद ही तब प्रेरणा से आगे कहा, "मैंने देख लिया है कि टीम आगे का काम ठीक से कर रही है, फिर भी आप इस फाइल को देख लीजिए और अपनी परमिशन इस काम को यूं ही करते रहने की दे दीजिए।" प्रेरणा ने तब प्रतीक के हाथ से फाइल ली और फाइल के पन्नों को पलट करके प्रतीक को वापस कर दी। प्रतीक ने देख लिया था कि प्रेरणा ने फाइल ठीक से देखी नहीं है, इसलिए उसने प्रेरणा से कहा, "एक बार आपको फाइल ठीक से देख लेनी चाहिए थी, किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है।" प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, "किसी पर भी नहीं, लेकिन मुझ पर भरोसा है सर।" प्रेरणा की बात सुन करके प्रतीक की नज़र प्रेरणा की ओर चली गई, लेकिन प्रेरणा को अपनी ओर देखता हुआ पा करके उसने अपनी नज़र तुरंत उस ओर से हटा ली और फिर बिना कुछ कहे फाइल ले करके वहां से चला गया। प्रतीक के वहां से जाने के बाद प्रेरणा ने खुद से कहा, "पता नहीं आप मुझे कब समझेंगे सर।" और यह विचार करके प्रेरणा ने अपने सिस्टम पर फिर से अपना ध्यान लगा लिया था। रॉकी अपना ट्रीटमेंट करवा करके आज ऑफिस में आया हुआ था और उसे पता लग चुका था कि प्रतीक और शैली के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो चुकी है और उनका रिश्ता बेहतर हो गया है। लेकिन अब उसे इस बात का डर था कि कहीं प्रतीक उसके द्वारा किए गए व्यवहार की वजह से उससे अब तक नाराज ना हो, इसलिए उसकी सीधे प्रतीक के सामने जाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी और इसलिए उसने पहले शैली से मिलने का निर्णय लिया और वह विचार करके शैली से मिलने चला गया। शैली को भी ऑफिस में अपना एक ऑफिस रूम मिला हुआ था और वह वहीं बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी वहां रॉकी पहुंच गया। शैली ने जब रॉकी को देखा तब उसने रॉकी से कहा, "अब ठीक हो ना? तो अगर और दिन की छुट्टी चाहिए थी तो तुम छुट्टी कर सकते थे।" रॉकी ने शैली की ओर देखते हुए कहा, "अब छुट्टी की जरूरत नहीं है मैम, मैं ठीक हूँ अब।" शैली ने कहा, "अच्छी बात है, तब फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं।" रॉकी ने शैली की ओर देखते हुए घबराहट भरे स्वर में कहा, "मैडम, मुझे डर है कि..." रॉकी अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले शैली ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, "किस बात का डर है तुम्हें और किससे डर रहे हो तुम?" रॉकी ने एक नज़र शैली की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, "मुझे डर है कि कहीं प्रतीक सर उस दिन की बात का बुरा मान करके मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे।"
शैली ने मजाक करते हुए रॉकी से कहा, प्रतीक जी का तुम पर गुस्सा करना तो जायज है, आखिर तुमने उस दिन उनकी बेइज्जती जो की थी। यह सुन करके रॉकी और भी अधिक घबरा गया और फिर उसने घबराहट भरे स्वर में शैली से कहा, मगर मैम वो सब तो मैंने आपके लिए किया था, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाद में एक हो जाओगे। शैली ने फिर मजाक करते हुए रॉकी की ओर देख करके कहा, अब अगर नहीं पता तो प्रतीक जी का गुस्सा तो सहना ही पड़ेगा ना। रॉकी ने उदासी भरे स्वर में कहा, मतलब कि यहाँ से कहीं और नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, अन्यथा पता नहीं कब प्रतीक सर के गुस्से का शिकार होना पड़ जाए। सच कहूँ तो उस दिन के बाद से मुझे बहुत डर लगता है। इस बार शैली अपनी हंसी रोक नहीं पाई और इसलिए रॉकी की बात सुन करके शैली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने रॉकी की ओर देखते हुए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रॉकी, मैं मजाक कर रही थी। रॉकी ने हैरानी के साथ कहा, मजाक? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। शैली ने आगे रॉकी से कहा, तुम्हें प्रतीक से डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रतीक जी से बात करती हूँ, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अब तो खुश हो ना तुम? रॉकी ने कहा, मुझे तो लगा कि आप सच ही बोल रही हैं, अब जाकर के कहीं मुझे सुकून मिला है। तभी शैली के रूम का गेट ओपन हुआ और किसी की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यह आवाज सुन करके शैली और रॉकी दोनों एक साथ गेट की ओर देखे, जहां शैली के चेहरे पर सामने खड़े प्रतीक को देख करके मुस्कुराहट आ गई थी और वहीं रॉकी के चेहरे पर प्रतीक के डर को साफ देखा जा सकता था। शैली ने प्रतीक को देख करके मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज कम इन मिस्टर प्रतीक। प्रतीक तब अंदर आ गया, लेकिन उसने रॉकी को इग्नोर करते हुए शैली से कहा, आपने मुझे बुलाया था? शैली ने कहा, आपसे कुछ बात करनी थी मिस्टर प्रतीक। और फिर शैली ने प्रतीक से आगे कहा, बैठिए मिस्टर प्रतीक, फिर आराम से बैठ करके बातें करते हैं। प्रतीक तब बैठ गया और फिर शैली ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, तुम भी बैठ जाओ रॉकी। रॉकी ने देखा कि उसे प्रतीक के साथ वाली चेयर पर ही बैठना है, इसलिए उसने प्रेरणा से कहा, मैम मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्रेरणा रॉकी की मनोस्थिति समझ रही थी, इसलिए उसने रॉकी से कहा, रॉकी तुम्हें प्रतीक से डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, वो तुम्हें भी माफ कर देंगे। और फिर शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए उससे कहा, प्रतीक जी प्लीज आप रॉकी को भी माफ कर दीजिए, रॉकी ने जो किया वो सिर्फ मेरी वजह से किया, इसलिए आप रॉकी को माफ कर दीजिए। प्रतीक शैली की बात का कोई जवाब देता उससे पहले रॉकी प्रतीक के पैरों में गिर गया और उसने प्रतीक से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी नाराजगी के चलते यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। प्रतीक ने जब रॉकी को यूं देखा तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने रॉकी से कहा, रॉकी ये तुम क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। रॉकी बहुत ही चालाक था, इसलिए उसने प्रतीक से कहा, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी जगह से खड़ा नहीं होऊंगा। प्रतीक ने कहा, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, अब तुम अपनी जगह से खड़े हो जाओ। रॉकी तब तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने प्रतीक से कहा, आपने सच में मुझे माफ कर दिया सर? प्रतीक ने कहा, हाँ। प्रतीक ने रॉकी की ओर देखते हुए आगे कहा, अब तुम बिना डरे अपनी जगह पर बैठ सकते हो। रॉकी ने प्रतीक से थैंक यू कहा और फिर वह अपनी चेयर पर बैठ गया और तब शैली ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, रॉकी अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? रॉकी ने कहा, नहीं मैम थैंक यू। शैली ने रॉकी से कहा, रॉकी अगर तुम्हें मुझसे कोई और काम नहीं है तो तुम जा सकते हो। रॉकी ने कहा, ओके मैम। और फिर रॉकी वहां से चला गया। रॉकी के जाने के बाद शैली ने प्रतीक से कहा, और बताइए प्रतीक जी, मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ? प्रतीक ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझा नहीं मैम। शैली ने प्यार भरी नजरों से प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आप भी बहुत भोले हैं मिस्टर प्रतीक। शैली ने प्रतीक से आगे कहा, आपने मुझे माफी दे करके जो बड़प्पन दिखाया है उसके लिए मैं आपके लिए जो भी करूं वह कम है, इसलिए अगर मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूं तो मुझे खुशी होगी। प्रतीक ने कहा, थैंक यू मैम, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ प्रतीक शैली के साथ था, वहीं दूसरी ओर प्रेरणा को कुछ काम प्रतीक से आ गया था। वह कॉल करके भी प्रतीक को बुला सकते थे, लेकिन उसने सोचा कि वह खुद ही प्रतीक के पास चली जाती है और इसलिए वह अपनी जगह से खड़ी होकर के वहां से चली गई। लेकिन जब प्रेरणा प्रतीक के केबिन में पहुंची, वहां उसे प्रतीक नहीं मिला
और इसलिए तब उसने वहां से कुछ दूर अपनी केबिन में बैठी रिया से कहा, रिया प्रतीक सर कहाँ हैं, तुम्हें पता है? रिया ने कहा, प्रतीक सर शैली मैम के पास गए हैं। सुनते ही प्रेरणा के मुंह से अचानक से निकला, मगर क्यों? जवाब में रिया ने प्रेरणा से कहा, शायद शैली मैम को सर से कोई काम आ गया था। प्रेरणा ने खोए हुए कहा, ओके। रिया ने कहा, क्या आपको कुछ काम था प्रतीक सर से मैम? रिया की आवाज़ सुन करके प्रेरणा ने जैसे अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहा, हाँ काम तो था, मगर अब जब सर आए तो मुझे अपडेट कर देना। रिया ने कहा, ओके मैम, और फिर प्रेरणा वहां से चली गई। प्रेरणा अपने ऑफिस रूम में जा करके वापस अपने काम में लग गई, लेकिन वह बार बार अपने फ़ोन को देखती कि शायद रिया ने प्रतीक के बारे में उसे कोई अपडेट छोड़ा हो। लेकिन जब काफ़ी देर तक भी रिया का कोई अपडेट नहीं आया, तब प्रेरणा ने खुद ही रिया का नंबर डायल कर दिया, और जब रिया ने फ़ोन पिक कर लिया तब प्रेरणा ने उससे कहा, रिया तुमने सर को बताया नहीं क्या कि मुझे उनसे कुछ काम है? रिया ने कहा, मैम सर अभी भी नहीं आए हैं, फिर मैं आपको क्या बताती। रिया की बात सुन करके प्रेरणा ने उदासी भरे स्वर में कहा, ओके, और फिर फोन कट कर दिया और वापस अपना ध्यान अपने सिस्टम पर लगाने की कोशिश करने लगी। प्रतीक अभी भी शैली के साथ उसके ऑफिस रूम में ही था और शैली किसी न किसी बहाने से वहां प्रतीक को रोके हुई थी, और प्रतीक उसकी चालाकी समझ नहीं पा रहा था कि शैली उसे जान करके वहां से जाने नहीं दे रही थी। शैली अभी अपने लैपटॉप पर प्रतीक को कुछ दिखा ही रहे थे और फिर उसने प्रतीक से कहा, प्रतीक जी क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? प्रतीक ने शैली के लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से देखा और कहा, किसी की पेंटिंग है, मगर ये समझ में नहीं आ रही है कि इस पेंटिंग में है क्या। मेरा मतलब है कि पेंटर ने इसमें क्या बनाया है। शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस पेंटिंग में क्या है? शैली ने आगे उदासी भरे स्वर में कहा, मुझे लगा कि आप पहचान लेंगे। प्रतीक ने शैली की ओर देखते हुए कहा, माफी चाहूंगा कि आपको बुरा लगा, मगर सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पेंटिंग के अंदर क्या है। शैली ने कहा, आप सॉरी मत बोलिए, शायद मैं ही पेंटिंग को ठीक से बना ही नहीं पाई। प्रतीक समझ गया था कि शैली को अच्छा नहीं लगा उसकी बातों से, इसलिए उसने शैली से कहा, पेंटिंग को तो मैंने बुरा नहीं कहा मैम, बस ये पेंटिंग किसकी वो मुझे समझ में नहीं आया। शैली ने तब मुस्कुरा करके कहा, सच में आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी? प्रतीक ने कहा, हाँ। शैली ने मुस्कुरा करके कहा, इसी बात पर आज का लंच मेरी तरफ से। और फिर शैली ने प्रतीक से आगे कहा, लंच टाइम हो गया है, इसलिए चलो चल करके लंच करते हैं। प्रतीक ने हैरानी के साथ कहा, लंच टाइम हो गया? शैली ने कहा, और नहीं तो क्या, चलो अब चलते हैं। प्रतीक शैली की बात को टाल नहीं पाया और वह शैली के साथ लंच करने चला गया। रिया प्रेरणा के ऑफिस रूम में आई, तब उसने कहा, मैं आई कम इन मैम? प्रेरणा ने मुस्कुरा करके कहा, आओ ना रिया। रिया ने तब प्रेरणा से कहा, मैम लंच टाइम हो गया है, चलिए लंच करने चलते हैं। प्रेरणा ने तब अपने सिस्टम में टाइम देखा और फिर रिया से कहा, क्या सर अभी तक नहीं आए हैं? रिया ने कहा, नहीं मैम। प्रेरणा ने कहा, फिर तुम और प्रीति जा करके लंच कर लो, मुझे अभी कुछ और काम है, मैं बाद में लंच कर लूँगी। रिया ने कहा, मैम मैं और प्रीति आपकी मदद कर देते हैं, आप मुझे बताइए क्या काम है, काम जल्दी हो जाएगा और फिर हम आपके साथ ही लंच करने चलेंगे। प्रेरणा ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू रिया, मगर ये तुम लोगों का काम नहीं है, इसलिए तुम और प्रीति जा करके लंच कर लो, मैं लंच बाद में कर लूंगी। प्रेरणा रिया की सीनियर थी, इसलिए रिया और उससे कुछ और नहीं कह सकी और वह वहां से उदास मन से साथ चली गई। रिया के जाने के बाद प्रेरणा ने खुद से कहा, प्रतीक सर मैं आपको शैली मैम के साथ रहने से तो नहीं रोक रही हूँ, मगर क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि आप मुझसे एक बार फोन करके ही पूछ लेते कि मुझे आपसे कोई काम तो नहीं है। प्रेरणा ने खुद में विचार किया और फिर वह वापस अपना काम करने लगी। प्रेरणा के चेहरे को देख करके यह पता चल रहा था कि वह प्रतीक से नाराज थे, मगर वह अभी अपने गुस्से का घूंट पी करके रह गई थी और चुपचाप अपना काम कर रही थी। जब रिया और प्रीति दोनों कैंटीन में पहुंची और दोनों ने जब प्रतीक को शैली के साथ देखा, तब रिया ने प्रीति से कहा, प्रतीक सर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, बेचारी प्रेरणा मैडम अभी भी काम कर रही हैं और सर कितने आराम से शैली मैम के साथ बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, मगर इन्हें ये भी तो नहीं पता है कि इनकी वजह से प्रेरणा मैम लंच करने नहीं आई हैं। प्रीति ने भी तब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो रिया, सर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि यूं शैली मैम के साथ रहना चाहिए।
रिया और प्रीति दोनों अब टेबल पर जा करके बैठ गई थी और दोनों ने अपने अपने लिए ऑर्डर कर दिया था। और फिर रिया ने प्रीति से कहा, प्रीति तुम्हें नहीं लगता है कि शैली मैम प्रतीक सर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हैं? देखो तो कैसे हंस हंस करके प्रतीक सर से बातें कर रही हैं वो। प्रीति ने तब एक नज़र शैली की ओर देखा और फिर रिया की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि शैली मैम अपने प्रतीक सर को मन ही मन चाहने लगी हैं। रिया, अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता है कि शैली मैम प्रतीक सर के लायक हैं। प्रीति ने कहा, लायक हो या ना हो, आखिर उसके पास इतना पैसा जो है, और पैसा हमारी कमियां छिपा देता है। रिया भले पैसा है, मगर मुझे लगता नहीं है कि अपने प्रतीक सर पैसों के पीछे भागने वालों में से हैं। समझती हूँ कि प्रतीक सर पैसों से ऊपर किसी की अच्छाई को महत्व देने वालों में से हैं, और मुझे ये अच्छाई अपनी प्रेरणा मैम में दिखाई देती है, ना कि पैसों के घमंड में डूबी हुई इस शहजादी में। प्रीति ने रिया की ओर देखते हुए कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, मगर सच्चाई से भी तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है, और सच्चाई हमारे सामने ही है। रिया, मैं खुद एक लड़की हूँ, इसलिए यकीन के साथ कह सकती हूँ कि शैली मैम प्रतीक सर को पसंद करने लगी हैं और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। रिया ने कहा, लगता तो मुझे भी यही है, मगर मुझे लगता नहीं है कि वो अपना जादू प्रतीक सर पर चला पाएंगी। तभी रिया और प्रीति का ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया और फिर दोनों खाना खाने लगी। खाना खाने के दौरान प्रतीक की नज़र रिया और प्रीति पर पड़ी, मगर उनके साथ प्रेरणा को न देख करके उसे अजीब लगा, क्योंकि उसने देखा था कि प्रेरणा रिया और प्रीति के साथ लंच करने के लिए आते थे, मगर वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज प्रेरणा लंच करने क्यों नहीं आई। प्रतीक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी शैली ने उससे कहा, क्या सोच रहे हैं मिस्टर प्रतीक? प्रतीक ने कहा, बस ऐसे ही, और कह करके प्रतीक वापस खाना खाने लगा। तभी शैली ने प्रतीक से कहा, बताइए आपके लिए खाने में और क्या मंगवाऊं, क्या खाएंगे आप? प्रतीक ने कहा, बस अब और कुछ नहीं, बस इतना काफ़ी है। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं आप मुझसे शर्मा तो नहीं रहे हैं? प्रतीक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैम, वैसे भी मेरा पेट भर गया है। शैली ने प्रतीक के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की और फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, तब फिर ठीक है। कुछ देर में प्रतीक और शैली का लंच हो गया था और तब प्रतीक ने फिर से रिया और प्रीति की टेबल की ओर देखा, मगर प्रेरणा उसे अभी भी वहां नहीं दिखी। उसने तब शैली से कहा, मैम अब हमें चलना चाहिए। शैली ने कहा, ओके, और फिर शैली ने खाने का बिल दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। कैंटीन के बाहर आकर के प्रतीक ने शैली से कहा, अब मैं चलता हूँ। शैली रोकना तो अभी भी प्रतीक को चाहती थी, मगर उसने सोचा कि आज काफ़ी हो गया है, इसलिए अब रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि प्रतीक अब वहाँ रुकेगा नहीं, और इसलिए उसने प्रतीक से कहा, ओके, और फिर प्रतीक तब वहाँ से चला गया। प्रतीक के वहाँ से जाते ही शैली ने रॉकी के नंबर डायल कर दिया। रॉकी ने जैसे ही फ़ोन पिक किया, शैली ने उससे कहा, अभी तुम मेरी ऑफिस में आ जाओ। रॉकी ने कहा, मगर मैम मैं काम कर रहा था, मेरा काम पेंडिंग रह गया है। शैली ने कहा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अभी इस वक्त मेरे ऑफिस में आ जाओ। रॉकी ने कहा, ओके मैम। कुछ ही देर बाद रॉकी शैली के ऑफिस रूम में पहुंचा और फिर उसने शैली से कहा, मैम आपने मुझे क्यों बुलाया है? शैली ने कहा, बैठ जाओ। और तब रॉकी चुपचाप चेयर पर बैठ गया और फिर शैली ने रॉकी से कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रॉकी ने हैरानी के साथ कहा, मैम आप तो बस काम बताइए, मैं भला आपके लिए मना कैसे कर सकता हूँ? शैली ने कहा, तभी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शैली ने आगे रॉकी से कहा, सुनो, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें प्रेरणा पर तब से नज़र रखनी है जब वह प्रतीक के साथ होती है, और प्रतीक और प्रेरणा जब ऑफिस में मिलते हैं। रॉकी ने हैरानी के साथ कहा, मैं कुछ समझा नहीं। शैली ने गुस्से से कहा, तुम्हें और कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना कहा जा रहा है उतना करो, समझे तुम? रॉकी ने धीरे से कहा, ओके मैम। शैली, अब से तुम मुझे बताओगी कि अगर प्रतीक और प्रेरणा जब ऑफिस में किसी काम की वजह से मिलते हैं तब वह क्या बात करते हैं और उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? प्रीति प्रतीक सर प्रेरणा मैम से मिलते हैं, यही बताना है ना? या प्रतीक सर किसी भी लड़की से ऑफिस में मिलते हैं
तब भी उन पर नजर रखनी है। शैली ने तभी गुस्से से कहा, अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जा रहा है उतना करो। और फिर शैली ने रॉकी से आगे कहा, मुझे लगता है कि प्रतीक सर अभी प्रेरणा के पास ही गए होंगे, इसलिए अभी जाओ और पता करो कि उन दोनों में क्या बातें हो रही हैं। शैली की बात का जवाब देते हुए रॉकी शैली से कहा, अगर आप कह रही हैं तो कुछ सोच करके ही कह रही होंगी, इसलिए मैं चला जाता हूं और आपको फिर अपडेट करता हूं। और कह करके रॉकी जाने ही लगा था कि तभी शैली ने उससे कहा, तुमने प्रतीक जी की नई गाड़ी वैसे देखी तो होगी। रॉकी तब रुक गया और फिर उसने शैली की ओर पलट करके देखते हुए कहा, जी मैम। शैली ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें भी मिल सकती है। शैली की बात सुन करके रॉकी की आंखों में चमक आ गई और फिर उसने उत्सुकता भरी नजरों से शैली की ओर देखा और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने तुरंत शैली से पूछा, और वह कैसे? शैली ने कहा, अगर मुझे लगा कि तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो तो। सुन करके शैली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने शैली से मुस्कुराते हुए कहा, सच में मैम? शैली ने गुस्से से रॉकी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? शैली का गुस्से वाला चेहरा देख करके रॉकी के चेहरे की हंसी जाती रही और फिर उसने शैली से कहा, माफ करना मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। शैली, जो मैंने कहा है वह करूंगी। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो अब तुम जा सकते हो। और फिर तब रॉकी वहां से चुपचाप चला गया। प्रतीक शैली के पास से सीधा प्रेरणा के ऑफिस रूम की ओर चला गया था। प्रतीक ने प्रेरणा के ऑफिस रूम का गेट खोलते हुए उससे कहा, मे आई कम इन? प्रतीक की आवाज प्रेरणा ने तुरंत पहचान ली थी। प्रतीक की आवाज सुनते ही प्रेरणा का मन कर रहा था कि उसे सुना दे, मगर फिर उसने खुद पर नियंत्रण रखा और फिर प्रतीक से कहा, प्लीज कम इन। प्रतीक तब अंदर आ गया। प्रेरणा उससे नाराज थी, इसलिए उसने प्रतीक को अभी इग्नोर किया और अपना ध्यान अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगा लिया। प्रतीक प्रेरणा के पास खड़ा था और सोच रहा था कि वह प्रेरणा से बात कैसे शुरू करे। कुछ देर प्रतीक प्रेरणा के पास खड़ा रहा और बात करने की पहल करने की हिम्मत जुटाता रहा। कुछ देर सोचने के बाद प्रतीक ने हिम्मत करके प्रेरणा से कहा, आप जाकर के लंच कर लीजिए, मैं काम में कर लूंगा। प्रेरणा ने प्रतीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाती रही। प्रतीक समझ गया था कि प्रेरणा उससे नाराज है क्योंकि शैली के साथ होने की वजह से वह अपना काम नहीं कर पाया था। जब प्रतीक ने देखा कि प्रेरणा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, तब उसने फिर प्रेरणा से कहा, वो मैं जान करके शैली मैम के पास नहीं रुका था, मैं आना चाहता था मगर उन्हें कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था और फिर मैं आ नहीं सका। प्रेरणा, मैंने तो आपसे कुछ पूछा नहीं सर। अगर आप और भी शैली मैम के पास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं कर लूँगी आपका भी काम। प्रतीक ने कहा, सॉरी, मैं नहीं जानता था कि आप मेरे काम करने लगेंगी। मैंने तो सोचा था कि मैं वापस आ करके अपना काम कर लूँगा। प्रतीक के मुंह से सॉरी सुन करके प्रेरणा की आंखें भर आई थी, इसलिए उसने बिना प्रतीक की ओर देखे उससे कहा, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। प्रतीक ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, उस भूल को पूरी तरह से तो नहीं सुधार सकता मगर कुछ तो सुधार ही सकता हूं, इसलिए प्लीज अब आप जा करके लंच कर लीजिए, मैं आपके आने तक ये कंप्लीट कर दूंगा। प्रतीक की बात सुन करके प्रेरणा को अच्छा लगा और उसने फिर प्रतीक से कहा, आपने लंच कर लिया? प्रतीक ने कहा, जी मैं कैंटीन में ही था और जब आपको वहां नहीं देखा इसलिए मैं सीधा वहां से यहाँ आ गया। प्रेरणा प्रतीक से पहले नाराज तो थी, लेकिन अपने लिए प्रतीक को फिक्र करते हुए देख उसे अच्छा लग रहा था और इसलिए अपना गुस्सा भुला करके वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसने प्रतीक से कहा, आप यहाँ बैठ जाइए और यहीं ये काम कर लीजिए। प्रतीक ने कहा, मैं अपनी केबिन में कर लूँगा मैडम। प्रेरणा ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगी, इसलिए आप तब तक अपना काम यहीं कर लीजिए। प्रतीक ने इस बार प्रेरणा की बात टाल नहीं सका और इसलिए उसने प्रेरणा से कहा, ओके। और फिर प्रतीक प्रेरणा की जगह पर बैठ गया और अपना पेंटिंग काम करने लगा। प्रेरणा ने एक बार प्रतीक की ओर देखा और फिर चेहरे पर एक मुस्कान लिए वह वहां से बाहर की ओर जाने के लिए बढ़ गई। प्रेरणा ने बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोला, उसने रॉकी को गेट के सामने खड़ा पाया।
प्रेरणा को अचानक से सामने देख करके रॉकी थोड़ा सा डर गया था और वह प्रेरणा से कुछ कह नहीं पाया। लेकिन तभी प्रेरणा ने रॉकी से कहा, कुछ काम था क्या आपको मुझसे? रॉकी मना भी कैसे कर सकता था? अगर मना करता तो पकड़ा जाता और इसलिए उसने कुछ बहाना बनाते हुए कहा, मैम ये बताने के लिए आपके पास आया था कि मैम मैं अपना पेंडिंग काम अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज शाम तक कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। प्रेरणा का मूड अभी अच्छा था, इसलिए उसने मुस्कुरा करके रॉकी से कहा, कोई बात नहीं, आप शाम तक कंप्लीट कर लीजिए। और फिर प्रेरणा स्माइली फेस के साथ रॉकी के साइड से निकल गई। जब रॉकी ने देखा कि प्रेरणा वहां से दूर जा रही है, तब उसने यह देखने के लिए धीरे से गेट खोला कि अंदर प्रतीक है या नहीं है। और उसने जैसे ही हल्का सा गेट खोला, उसे प्रतीक अंदर बैठा हुआ दिख गया। फिर उसने तुरंत गेट बंद कर दिया और खुद से कहा, मतलब प्रेरणा मैम के चेहरे पर मुस्कान की वजह प्रतीक सर है। चलो ये बात अब शैली मैम को जल्दी से बता देता हूँ। और फिर सोच करके रॉकी वहां से कुछ दूर चला गया और उसने तुरंत शैली का नंबर डायल कर दिया। रॉकी का नंबर देख करके शैली ने तुरंत उठाने में देर नहीं की। शैली ने तुरंत फोन पिक किया और उत्सुकता के साथ रॉकी से पूछा, क्या न्यूज है रॉकी? रॉकी ने शैली की बात का जवाब देते हुए कहा, मैम जब तक मैं वहां पहुंचता उससे पहले ही प्रेरणा मैम अपने ऑफिस रूम से बाहर आ गई थी। मगर? शैली ने तब उत्सुकता से पूछा, मगर क्या? जल्दी से बताओ। रॉकी ने कहा, मैंने जब प्रेरणा मैम को अपने ऑफिस रूम से बाहर आते हुए देखा, तब उनके चेहरे को देख करके पता लग रहा था कि वह काफी खुश हैं। शैली ने तभी गुस्से के साथ रॉकी से कहा, तो तुमने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया है? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम मुझे ये बताओ कि प्रेरणा खुश है या दुखी। रॉकी, मुझे पता है कि आपने मुझे किस लिए वहाँ भेजा है, मगर मुझे अपनी बात तो पहले पूरी कर लेने दीजिए। शैली, फिर जल्दी से बताओ, टुकड़ों में बात क्यों कर रहे हो? रॉकी ने कहा, प्रेरणा मैम के वहाँ से जाने के बाद मैंने देखा कि प्रतीक सर प्रेरणा मैम की जगह पर बैठे काम कर रहे थे और तब मुझे महसूस हुआ कि प्रेरणा मैम के चेहरे के मुस्कान के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि प्रतीक सर ही थे। शैली ने कहा, अभी अपने मन से ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अभी तुम मुझे बस प्रेरणा और प्रतीक जी के दोनों पर ध्यान रखो और उनके बीच क्या बात होती है ये पता करने की कोशिश करते रहो। और कह करके शैली ने फ़ोन कट कर दिया। शैली का फ़ोन कट करने के बाद रॉकी ने खुद से कहा, पता नहीं कितना गुस्सा आता है इसे, अकड़ ही खास नहीं होती है, अकड़ ही खत्म नहीं होती है इसकी। ऐसे ही खुद में बड़बड़ाता हुआ रॉकी वहाँ से चला गया। प्रेरणा जब कैंटीन में पहुंची थी तब रिया और प्रीति वहां से बाहर की ओर जा रही थी, लेकिन जब दोनों ने प्रेरणा को देखा तब दोनों रुक गई। और फिर रिया ने प्रेरणा से कहा, आज आपको मिस किया मैम हमने। प्रेरणा ने कहा, कभी कभी काम के साथ ऐसा हो जाता है। प्रेरणा ने आगे उन दोनों से कहा, अब तुम दोनों जाओ, मैं भी लंच करके आती हूँ। प्रीति ने कहा, ओके मैम। लेकिन तभी रिया ने प्रेरणा से कहा, मैम सर यहाँ लंच करने तो आए थे, क्या वो आपके पास गए थे? प्रेरणा ने कहा, हाँ, और अब वो अपना पेंडिंग काम कर रहे हैं। रिया ने कहा, आपने सर से पूछा नहीं मैम कि जब उनका काम पेंडिंग था तब उस शैली मैम के साथ क्या कर रहे थे? प्रेरणा ने तब मुस्कुरा करके कहा, गुस्सा तो मुझे भी आया था मगर फिर रह गई, और फिर सर ने भी सॉरी फील किया था। प्रीति ने हैरानी के साथ कहा, सच में मैम सर ने सॉरी बोला था? प्रेरणा ने कहा, हाँ, वो ऊपर से ही खुद को अकड़ू दिखाते हैं प्रीति, मगर अंदर से अलग है। प्रेरणा ने आगे कहा, अब तुम दोनों जाओ, मैं भी लंच करके आती हूँ। और तब रिया और प्रीति दोनों वहाँ से चली गई। लंच के बाद प्रेरणा जब वापस अपने ऑफिस रूम की ओर जा रही थी, रॉकी ने उसे देख लिया था और उसे यह भी पता था कि प्रतीक पहले से ही वहाँ। प्रेरणा जब अंदर अपने ऑफिस रूम में पहुंची, उसने देखा कि प्रतीक अभी उसका काम कर ही रहा है और इसलिए तब प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, आपका पेंडिंग काम कंप्लीट हो गया सर? प्रतीक ने कहा, जी। प्रेरणा ने कहा, तब फिर आप मेरा काम क्यों कर रहे हैं? मैं कर लेती, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। प्रतीक ने कहा, आपने भी तो ये परेशानी मेरे लिए उठाई थी मैडम, मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं है। प्रतीक की बात सुन करके प्रेरणा ने खुद से कहा, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, अपने आप में अलग ही है। और तभी प्रतीक ने प्रेरणा की चेयर से खड़े होते हुए कहा, मैंने आपका और अपना पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर प्रतीक ने प्रेरणा से आगे कहा, अगर आपकी परमिशन हो
तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? प्रेरणा ने कहा, मैं रोकना तो नहीं चाहती थी, मगर आपसे कुछ डिस्कस करना है। क्या आप कुछ देर रुक सकते हैं? प्रतीक ने कहा, ओके। प्रेरणा ने कहा, आप बैठ जाइए, फिर हम आराम से बात करते हैं। और तब प्रतीक बैठ गया और फिर प्रेरणा ने एक नज़र प्रतीक की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, हमारी टीम अच्छा काम कर रही है सर, मगर मैं फिर भी आपकी राय जानना चाहती हूँ। प्रतीक ने हैरानी के साथ कहा, मैं कुछ समझा नहीं। रॉकी ने जब देखा कि प्रतीक और प्रेरणा अंदर ही हैं, इसलिए वह अब अंदर जाने का बहाना तलाश रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ तरकीब सूझी और वह अपनी एक फाइल उठा करके प्रेरणा के ऑफिस की ओर चला गया। प्रेरणा ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मतलब था कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें सुधार की गुंजाइश हो और हम उसमें कुछ बदलाव कर उसे और बेहतर कर सकते हैं। प्रतीक ने कहा, वैसे मुझसे बेहतर तो ये आप ही बता सकती हैं मैम, मैं तो वैसे भी आपका जूनियर ही हूँ। प्रेरणा को प्रतीक की यह बात सुनकर के अच्छा नहीं लगा और इसलिए उसने प्रतीक से उदासी भरे स्वर में कहा, मैं जब भी आपको अपने बराबरी का हक देने की कोशिश करती हूँ, आप ऐसा कह करके मुझे हर। प्रेरणा अभी अपनी बात पूरी कर ही पाती कि तभी रॉकी ने गेट खोला। रॉकी को अचानक से वहां देख करके प्रेरणा कहते कहते रुक गई। रॉकी ने तब बनते हुए प्रेरणा से कहा, मैम अगर आप जरूरी बात कर रही हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ। प्रेरणा ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है रॉकी, आपको कुछ काम था क्या? रॉकी ने कहा, मैम आपके साइन चाहिए थे फाइल पे। रॉकी ने फिर से बनते हुए कहा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए मैं बाद में आकर के साइन करा लेता हूँ। इस बार प्रेरणा कुछ कहते उससे पहले प्रतीक ने बीच में बोलते हुए रॉकी से कहा, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, जब मैडम बोल रही हैं कोई बात नहीं है, तब साइन क्यों नहीं करा लेते हो? प्रतीक के बोलने की टोन कुछ अलग थी, इसमें गुस्सा शामिल था और रॉकी तो पहले ही प्रतीक को मार खा चुका था, इसलिए प्रतीक की बात सुन करके उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। रॉकी का चेहरा देख करके प्रेरणा समझ गई थी कि रॉकी पर प्रतीक की बातों का क्या असर हुआ होगा, क्योंकि उसे इस बात का अनुभव जो था, इसलिए उसने तब रॉकी से सांत्वना भरे स्वर में कहा, रॉकी आप मुझे फाइल दे दो, मैं साइन कर देती हूँ। रॉकी ने तब बिना देरी किए तुरंत प्रेरणा की ओर फाइल बढ़ा दी। प्रेरणा ने तब रॉकी के हाथ से फाइल ले ली और फाइल के पन्नों को पलट करके देखने के बाद साइन कर दिए और रॉकी को फाइल वापस कर दी। रॉकी अभी भी वहां रुकने का बहाना ढूंढ रहा था और इसलिए वह वहां से धीरे धीरे अपने कदम वापस जाने के लिए बढ़ा रहा था। प्रतीक को रॉकी की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी और इसलिए उसका ध्यान रॉकी पर ही था और इसलिए तब उसने रॉकी को घूरते हुए उससे कहा, क्या हुआ रॉकी, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है क्या तुम्हारा? मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 6 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।